नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस ज्ञान पर। ठीक है। जैसा कि यूपीएसआई का एग्जाम जो है वो होली के बाद होगा, यानी 15-16 मार्च को है। और यूपीएसआई काफी समय के बाद आया, लेकिन वैकेंसी खैर कम है, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन खैर होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी संबंधित जनवरी का जो करंट अफेयर है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, नजर डाल लीजिएगा। ठीक है। जो भी नहीं, ये नहीं मैंने कहा कि यूपीएसआई वाले ही देख ले, लेखपाल का भी कट ऑफ आ गया है। तो लेखपाल में भी तकरीबन 3 लाख कुछ प्लस बच्चों को मौका मिल जाएगा। ठीक है। फॉर्म वो परीक्षा में शामिल होंगे। तो एक लेखपाल का है, एक होमगार्ड की भी है, और एक यूपी पुलिस का है। तो इधर अभी 3 से 4 एग्जाम होने वाले हैं। और ये जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अगर इस मतलब चैनल पे आता है, विजिट करते एक बार जरूर आप उस चैनल से जुड़िए, देखिए क्या है आपका सपोर्ट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं फरवरी मंथ का ना। तो फरवरी मंथ में सबको पता है कि आज 26 फेब है। अब 27-28 की न्यूज और है, तो मैंने इस बार 1-2 दिन पहले ही पूरा पूरा कलेक्शन करके फरवरी मंथ का करंट अफेयर कंपाइल कर दिया है। कुछ चीजें डीप में है तो डरने की बात नहीं है, कि मुझे नहीं पता कौन सा विद्यार्थी किस लेवल की प्रिपरेशन करता है, तो वो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसलिए आप चिंता डीप की, वो लोग सिर्फ वन लाइनर ही पढ़ाते हैं, मतलब बात वन लाइनर की नहीं है। जहां जरूरी पॉइंट होगा वो तो बताया जाएगा ना। पेपर हमेशा वन लाइनर नहीं होते, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं। आप जितना अच्छा समझ के पढ़ेंगे, अपनी बात को और अच्छे तरीके से कहे बोल पाएंगे ना। तो चलिए, ये जो 5 मंथ की हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर की, 2026 का है ये। पहला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मतलब अभी हाल ही में किस राज्य का नाम बदला गया, आपके सामने ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाम बदल के बहुत टफ नाम तो नहीं किया है, सिर्फ केरलम ही कर दिया गया है। इसके पीछे कुछ अपने उनकी ज्योग्राफिकल रीजन का भी कारण है, वो भी आप पढ़ लेंगे। नए प्रधानमंत्री का कार्यालय कौन सा बना है, सेवा तीर्थ। आपको देखिए, एक ही आप जैसे अगर समझदार विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ने वाले हैं, तो हमारे एक एक पॉइंट में आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप पढ़ने नहीं चाहते हो, आप सोचते हो बस एकदम से कोई ऐसा जादू हमको दे दे, तो जादू पीछे ना भागिए, कंप्लीट ध्यान रखिए। तो नया जो प्रधानमंत्री कार्यालय उसका नाम क्या है, सेवा तीर्थ है। इसी को पहले पीएमओ कहते थे। क्या कहते थे, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय यही लिया गया, कुछ और भी निर्णय लिए गए। राज्य का मामला जो है केरल वाला। फिर मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति का भी नाम मिल गया आपको कि राष्ट्रपति देश की कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। केरल नाम, अब नाम परिवर्तन चूंकि हुआ है, विधेयक 2026 विधेयक को संविधान के अनुच्छेद, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट यूपीएसआई के लिए, कि अभी जो केरल का नाम केरलम किया गया है, ये संविधान के किस भाग के अंतर्गत, चूंकि संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1, उसमें किसकी बात करता है, संघ राज क्षेत्र की बात करता है। और उसमें भी आप सबको पता है कि आर्टिकल 1 to 4 है, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये देखो क्या लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विचार के लिए केरल विधानसभा को भेजेगी। यानी जो भी अपने देश में इंटरनल हो रहा होगा, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 बाहर से, अपने देश के अंदर नहीं, बाहर से, जैसे सिक्किम। आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 है सब कुछ अपने देश के अंदर। तो चूंकि केरल का नाम बदलना या केरल में कुछ भी अप डाउन होना, वो सब 3 के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद केंद्र सरकार केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा लेगी। संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। अधिसूचना जारी होते ही केरल का नाम दस्तावेजों में, ठीक है, राज्य में भी और केंद्र में भी, इसका नाम क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया। इसका मतलब क्या है, नारियल के पेड़ों की भूमि कहते हैं ना। बता दें कि केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की अपील की गई। अच्छा, ये काम इतनी जल्दी हो क्यों जा रहा है, क्योंकि केरला में अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं। अब कोई विद्यार्थी ये कमेंट करेगा कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन इस समय है। सत्ता परिवर्तन वहां होगा नहीं होगा वो तो अलग की बात है। भाजपा ट्राई तो कर रही है साउथ में कि हम अपनी सत्ता या अपनी पार्टी को और ज्यादा आगे ले जाएं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अब देखिए हैं बड़े बड़े पॉइंट, लेकिन आपके सब काम के ही तो हैं पॉइंट इसमें।
अब इसमें ज्यादा शॉर्टकट करके हम क्या कर देते, देखो अब ये लिखा है पॉइंट एक, कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी जो सेना का टारगेट है कि हम 2047 तक क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएंगे ना। तो इसमें लिखा है एक के बाद एक नए स्वदेशी पोत नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 27 फरवरी को स्वदेशी एंटी सबमरीन स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत आईएनएस, आईएनएस का मतलब समझते हैं ना, इंडियन नेवी शिप, क्या नाम इसका है, अंजदीप। ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अंजदीप, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। ये बात समझ में आ गई, इसलिए हमने इसको हाईलाइट। देखिए आप लोग जब ये जो पेपर जो न्यूज आप देख रहे हैं, ये सारी न्यूज हिंदुस्तान, दैनिक, अमर उजाला की न्यूज है। मैं किसी से कट पेस्ट नहीं करता, मेरा अपना एक फार्मूला है। मैं किसी का बस मुझे पीटीआई है या जो मतलब गूगल के माध्यम से जो न्यूज मिल रही है, मैं उसको प्रमाणीकरण के साथ ही पेश करता हूं। मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करता। ये मेरा अपना एक सिस्टम सेट है, तो जो विद्यार्थी मेरे अपने हैं वो जानते हैं कि सिलेक्शन में हमारी भूमिका होती है। तो ठीक है, इसलिए हम आपको वही चीज बोल भी रहे हैं। अब और आगे देखेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया, अभी और बहुत सारी बातें इसमें खुल के आएंगी। अभी इसको देखते रहिए हर पॉइंट को। भाई जो समझदार बच्चे पढ़ने वाले उनको जरूर पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है, इसकी खासियत क्या है कि ये सतह के साथ साथ समुद्र की गहराई में भी दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक कर नष्ट कर सकता है। नौसेना प्रमुख का नाम है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए मिल गया ना, नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में चेन्नई पोर्ट पर इसे आधिकारिक तौर पर नौसेना का हिस्सा बनाया जाएगा। पहले 3 पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत आईएनएस, एक का नाम है अड़ाला, ठीक है, आईएनएस अंद्रोथ और आईएनएस माहे, तो 3 तो पहले शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है। और अभी अंजदीप, ये चौथा शामिल होगा ना। तो ध्यान से पढ़ लेंगे, ये चारों मिल जाएंगे ना। बात किसकी हम कर रहे हैं, नौसेना की। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, छोटा सा भी, छोटा कर दिए मैंने इसको। देखो, डच राजा, डच का मतलब यहाँ नीदरलैंड्स है, ठीक है। डच कंपनी याद आया आपको, जिस समय भारत में विदेशी कंपनी आ रही व्यापार में। तो डच राजा का नाम क्या है, विलियम अलेक्जेंडर जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री, युवा मतलब मात्र 38 ईयर्स, 38 ईयर्स वो प्रधानमंत्री, रॉब जेटन। ये भूलना नहीं नाम, ये भूलना नहीं, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे भविष्य में किसी भी एग्जाम में, बिहार का टीचिंग का एग्जाम है, उसमें बिहार वाले तो खैर भर्ती बहुत ला रहे हैं, उनका शिक्षक भर्ती में तो ग्रीस बुक में नाम भेजना चाहिए बिहार वालों का। रॉब जेटन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक डच गठबंधन सरकार को शपथ दिलाई। 38 वर्षीय जेटन 3 पार्टी प्रशासन के प्रमुख हैं, कई पार्टियों से जुड़े व्यक्ति हैं। चलिए अगली बात समझेंगे ना, बाप्टा ना। कभी कभी बाप्टा वगैरह फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया है, अभी काफी समय हो गया। बाप्टा फिल्म अवार्ड्स में, ये बाप्टा का मतलब मामला जो है, ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन का है ना। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन एंड आर्ट्स पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित डार्क कॉमेडी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ये ध्यान रखेंगे ना। हालांकि मैटर विदेशी है तो ज्यादा इसमें आप जी जान मत लगाइए, कुछ इंडियन हुआ हो तो पढ़ लीजिए, यही मतलब हमारे कहने का है। कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो मैंने इसको किया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम कर लिया, ये ध्यान रखेंगे ना। ये मतलब सर्वश्रेष्ठ मतलब जो बेस्ट फिल्म है ना, वन बैटल आफ्टर अंदर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप झांसे वासे मत रहिएगा। कोई कहे नहीं आता है, उससे पूछना पेपर तुम बनाओ क्या, कुछ नहीं कह सकते बच्चा। कंपटीशन की जो स्पीड है उसका कोई 5G 7G 6G काम ही नहीं कर रहा है। अभी केवीएस का पेपर आप देखो उठा के, उसमें जो 20 नंबर का जीएस आया था, उसमें अच्छे अच्छे धुरंधर भाग गए। हमने पेपर देखा तो मेरी खोपड़ी बहुत देर तक हिली रही, कहाँ से आया। और बल्कि हमारे यहाँ यूट्यूब पढ़ाने वाले कहते सब हमारे ही हैं। वो कहते जितना भी इस समय ब्रह्मांड में हो रहा है ये सब हमारे प्लेटफॉर्म से है। क्या मजे की बात है ना उनके। फिर इसके अलावा क्या लिखा है, इस फिल्म ने कड़े मुकाबले के 20 साल की सबसे बेहतरीन फिल्म का गौरव हासिल किया है। फिल्म के लिए सीन पेन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार भी मिला है। खैर इनको सबको छोड़ो, आओ मजे की बात देखो, कोई भारत का खिलाड़ी है नहीं इसमें। हाँ ये बात पकड़ लो, हो सकता आ जाए क्वेश्चन कहीं ना कहीं ना बाप्टा से। भारत का भाई डंका बज गया, कुछ भी विदेश में हो जाए तो डंका ही बज जाता है।
लंका लग गई ना। तो फरहान अख्तर साहब को परिचित होंगे, जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं, की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई मणिपुरी हास्य ड्रामा फिल्म बूंग, ठीक है, बूंग ना, ध्यान रखेंगे, बूंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल पारिवारिक फिल्म का प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार अपने नाम किया है। ये ध्यान रखेंगे, बूंग है, समझ रहे हैं, बूंग बूंग मणिपुरी मैटर है ना, उसकी कंपनी ने, फरहान अख्तर कंपनी ने ये बनाया और उसको ये अवार्ड मिला बाफ्टा में ना। चलिए उनको हटाइए, ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत शानदार है, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। जो लोग नेशनल लेवल का एग्जाम देते हैं, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, वो लोग इसको चाहे तो इग्नोर कर दें, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ काम की बात होगी। देखिए एक हमारे पॉइंट में कितनी बातें छिपी होंगी। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय नोएडा है। इसमें लिखा है गौतम बुद्ध नगर के कुमारी मायावती, ठीक है, कुमारी मायावती बहन मायावती जी, ठीक है, वो वहीं से हैं। राजकीय गर्ल्स पीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। जो विद्यार्थी लखनऊ के होंगे तो लखनऊ में एक कॉलेज पढ़ता है नेशनल पीजी कॉलेज, मैं तो खैर वहां से नहीं पढ़ा, उसको भी ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया। आइए हम समझाते हैं ऑटोनोमस दर्जा का क्या मतलब है, इसको देने के बाद उस कॉलेज को क्या क्या फ्रीडम मिल जाती ना। तो लिखा है कि ये यूपी का पहला राजकीय कॉलेज है जिसे स्वायत्तता दी गई है, यानी जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उनमें से आज तक किसी को ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा नहीं मिला। जिस नेशनल पीजी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं वो तो एक प्रकार से प्राइवेट ही है, ठीक है। अब क्या है, अब ये कॉलेज नए नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकेगा और खुद अपनी परीक्षाएं आयोजित करेगा। आखिरकार गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में स्थित कुमारी मायावती राजकीय गर्ल्स पीजी कॉलेज से इसकी शुरुआत हो गई है। ये पीजी कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, ध्यान रखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 बार आई है, 1968, 1986 और 2020। नेशनल एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 बार आई है, 1968, 1986 और 2020। तो अभी तक जिन लोगों ने हाई स्कूल के लिए इंटर किया हुआ है वो सब 1986 वाले हैं, अभी 2020 वाला नियम चलेगा। राष्ट्र फिर क्या लिखा था, जिसमें वर्ष 2035 तक स्वायत्त और घटक कॉलेज ही रहेंगे, ऐसा प्लान है। संबद्ध डिग्री कॉलेज को स्वायत्तता दिलाई जाएगी और ये घटक कॉलेज भी बनेंगे। विश्वविद्यालय पर प्रवेश व परीक्षा का बोझ कम करने के लिए ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा दिया जाता है। अभी तक अपने देश में 13 एडेड व सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज हैं जिन्हें यूजीसी की ओर से स्वायत्तता दी गई है। अब इस सूची में पहले राजकीय डिग्री कॉलेज के रूप में कुमारी मायावती गर्ल्स पीजी कॉलेज गौतम बुद्ध नगर का भी नाम जुड़ गया है। वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030 और 31 तक यानी 5 वर्षों के लिए ये स्वायत्तता दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री, यूपी के जो उच्च शिक्षा मंत्री हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय के निर्देशन में कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर नीता रानी राठौर वो प्रोफेसर दिनेश कुमार, इनको छोड़ दो भाई, क्या करोगे, इतना ज्यादा जाने नीड नहीं है कौन किसका प्रोफेसर है, आपको बनना हो तो पढ़ लेना आराम से। फिर क्या कह रहा है, उत्तर भारत के पहले और देश के 6वें सेमीकंडक्टर, ये बढ़िया काम हुआ, जो सेमीकंडक्टर वाला प्लान है जो गुजरात से शुरुआत हुआ, अभी देश का 6वां है, यूपी का उत्तर भारत का पहला है ना। चलिए, शिलान्यास शनिवार को एड़ा क्षेत्र के सेक्टर 28 में होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री जी इसमें रहेंगे मौजूद, अश्विनी वैष्णव, जितिन प्रसाद मौजूद रहेंगे। एससीएल फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी समूह 48 एकड़ पर इस क्षेत्र को स्थापित करेगा। इसमें 3706 करोड़, ये बात हो रही है आपके मतलब वहां की ग्रेटर नोएडा की ना, चलिए वहीं स्थापित करेंगे। ये देख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिरोजाबाद, देखिए एक समय पर हमसे फिरोजाबाद के बहुत सारे बच्चे पढ़े, आज तो काफी खैर समय हो गया, लमसम मैंने 2018 के लास्ट में ही मैंने पढ़ाया आगरा डिवीजन, आगरा मंडल। तो आगरा मंडल में तकरीबन 7, 8, 9 जिलों के बच्चे पढ़ने आते थे। एक समय ऑनलाइन कोचिंग का कोई बहुत क्रेज नहीं होता था, कोविड के समय के पहले की बात है। अब तो खैर बहुत कुछ चीजें बदल गई, अब तो वो सब मास्टर हाईलाइट हो गए जिनको हम कभी नाम ही नहीं सुनते थे, समय एक बार जो है पलटा मारता है ना। खैर अभी हमने कुछ अपने वही है, कुछ हथियार छोड़े नहीं, रखे नहीं है, ट्राई कोशिश हो रही है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं इधर बिल्कुल लखनऊ साइड फंसने की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस तो हो गई।
फिरोजाबाद के सिरसागंज में, ये वहां की तहसील है ना सिरसागंज में, उत्तर भारत का पहला, हमसे बच्चे पढ़े भी हैं, फिर वही मैंने फिरोजाबाद की बात की, सिरसागंज, उत्तर भारत का पहला आधुनिक आर्य गुरुकुलम म्यूजियम लगभग तैयार हो गया। अच्छी बात है भाई। आधुनिक तकनीक से युक्त संग्रहालय अतीत की गौरव गाथा को नए और आकर्षक अंदाज में पेश करेगा। यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि देखा और महसूस भी किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि म्यूजियम आंदोलन की कहानी बताएगा, तो ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत का पहला आधुनिक आर्य गुरुकुल म्यूजियम फिरोजाबाद के सिरसागंज में। आइए जरा इनसे मिल लीजिए। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, जिसको कहते हैं बीएनपी, देखिए ये बात ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यकीन मान लीजिए सर, बिहार वर्ग का एग्जाम होगा ना, ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैं कभी हवा हवाई बेटा बात करता नहीं हूं, लेकिन जब भी प्लेटफॉर्म पे आता हूं तो पूरे फॉर्म में आता हूं। तो इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए कि क्या होगा, लेकिन जो बता रहे हैं उसको सुन लीजिए। बीएनपी के अध्यक्ष, एक आवामी लीग थी, एक बीएनपी थी। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में नवनिर्वाचित बांग्लादेश सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने इनवाइट तारिक रहमान साहब ने मोदी जी को किया था। जब इनकी मां नहीं रही खालिदा जिया, वो 3 बार पीएम रही बांग्लादेश की, जब वो नहीं रही तो एक बेटे हैं ये, और वहां सबको पता बांग्लादेश में कितना बड़ा हंगामा हो गया। एक वहां नोबेल अवार्डी थे, क्या ही उनके बारे में कहा जाए, वो हमको सबसे बड़े अफलातून लगे। खैर उनके रहते हुए वहां जो कुछ हो गया वो शायद उतना कभी बांग्लादेश में नहीं हुआ होगा। खैर वो सलाहकार के सलाहकार ही रहे, अब उनको क्या कहा जाए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने चाहा तो पीएम का था, जब खालिदा जिया नहीं रही थी तो भाई उनकी एक प्रकार से डेड बॉडी में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो शामिल हो गए थे। फिर भाई मौका आया कि वहां मतलब इलेक्शन हुआ तो बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी को बहुमत मिल गया और उनके बेटे तारिक रहमान देश के पीएम बने, ठीक है। और ये तो सबको पता है कि आवामी लीग की जो प्रमुख थी शेख शेख हसीना जी, वो तो इंडिया में है, भाग गई वहां से, क्या करती, मार दी जाती। तो ये ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश का नया पीएम कौन बना, तारिक रहमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे कि बांग्लादेश के नए पीएम, उनकी पार्टी का नाम, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। या ये पूछेंगे खालिदा जिया के बारे में, ठीक है, ये पूछेंगे ना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये पूछेंगे भारत से उनके शपथ ग्रहण समारोह में कौन शामिल हुआ ना, तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे ना। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति ने असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच पानी के नीचे भारत की पहली सड़क सह रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा सर। जिसमें लिख रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। इसका मतलब 1-1.5 घंटे पढ़ाने मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ा भी रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहेंगे। तो मोदी जी की भाई अध्यक्षता वैसे ही होगी मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की भी अध्यक्षता मोदी जी ही करते हैं। असम की बात कर रहे हैं, गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच पानी के नीचे भारत की पहली सड़क सह रेल सुरंग के निर्माण को दे दी है, यानी सड़क भी होगी रेल भी होगी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, ये मैटर किस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी, ये बनाई जाने वाली ये सुरंग भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सड़क रेल सुरंग होगी। 34 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 18,000 इतना रुपए खर्चा आएगा। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, 34 किलोमीटर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नदी के नीचे भारत की पहली सुरंग कोलकाता में होगी नीचे बनाई गई है और ये दूसरी है, और अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पहली समुद्री सुरंग पर काम जारी है। हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग मेट्रो स्टेशन के लिए, जबकि प्रस्तावित गोहपुर नुमालीगढ़ सुरंग में रेल, और ये सब भूलना नहीं, गोहपुर वहां एग्जाम में याद नहीं आएगा, ध्यान रखना ये लाइन। गोहपुर नुमालीगढ़ सुरंग में रेल और सड़कें परिवहन दोनों साथ साथ संचालित होंगे। केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि इस परियोजना से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अन्य राज्यों को भी फायदा होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम देखेंगे पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है। यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद अब चौथा वैश्विक एआई समिट नई दिल्ली में होने जा रहा है। होने क्या हो गया 4 दिन का, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में है, सभी लोग एआई से परिचित हैं क्योंकि आने वाले समय में
हमने जो चीज पढ़ी है सुनी है कि सारे बच्चों को एआई को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। क्लास थर्ड से एआई एक अलग तरीके से पढ़ाई होगी एआई की। भारत ने इसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रियों, राजनयिकों व तकनीकी विशेषज्ञों या उद्यमियों को आमंत्रित किया, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को नहीं बुलाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य रूप से अतिथि थे। उनके साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भी थे। तो ये दो नाम नहीं भूलेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति नाम क्या है? लूला डा सिल्वा। ठीक है, चलो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा लूला डा सिल्वा। इसके बाद है, और फ्रांस का तो मैंने बता ही दिया आपको। दुनिया के पासपोर्ट्स की, इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहा करो, जब कभी मौका पाओ तो पढ़ लिया करो। ठीक है, थोड़ी बहुत तो हमने ऑनलाइन में लापरवाही तो कर ही दी है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि दुनिया के पासपोर्ट्स की ताकत को मापने वाली वैश्विक सूची हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने इस वर्ष 10 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। पहले जहां भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर था, वो 75वें स्थान पर पायदान पे पहुंच गया। जो 85 नंबर पे था वो 75 नंबर पे आ गया। इस सुधार का मतलब केवल रैंकिंग में बदलाव नहीं, बल्कि आम भारतीय यात्रियों के लिए वास्तविक सुविधा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय नागरिक अब 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। यानी कई गंतव्यों पर पहले से वीजा लेने की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सूचकांक इस आधार पर देशों को स्थान देता है कि उनके नागरिक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा प्रवेश कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? 75वीं हमारी स्थिति है। ठीक है, रैंक जितनी बेहतर होती है उस देश के नागरिकों के लिए वैश्विक आवाजाही उतनी सरल मानी जाती है। आगे और सुनो बात को। वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है, ये आपको ध्यान देना है। वैसे रैंक तो भारत की ही पूछेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिंगापुर। इंडिया किस नंबर पे आ गया है? 75, भूलना नहीं। ठीक है, जिसके नागरिक 192 गंतव्यों तक वीजा फ्री पहुंच रखते हैं, ये सिंगापुर की बात है। अभी योगी जी सिंगापुर जापान की यात्रा पर गए हुए। दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन है? ये भाई जापान भाई साहब हैं। ठीक है, और साउथ कोरिया है। थर्ड स्थान पर स्वीडन और यूएई शामिल हैं। यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड भी शीर्ष श्रेणी में बने हुए टॉप 10 में ये भी आते हैं। इंडिया भी 75 पे है। चलो भाई, ये बढ़िया एक न्यूज पढ़ो अच्छी खासी। कह रहे हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे डीएचआर को 145 वर्ष के उसके इतिहास में पहली महिला टिकट परीक्षक मिली हैं। सरिता योलमो ने 5 फरवरी को अपनी नई भूमिका में पहली बार न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन में सफर किया। सरिता पूर्वोत्तर सीमा की अनुभवी कर्मचारी। ठीक है, इनको मौका मिल गया। 55 वर्षीय योलमो ने बताया कि टॉय ट्रेन के इतिहास में पहली महिला टीटी होने पर मुझे गर्व है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। इसी के साथ बीएनपी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, अभी मैंने बात बताई थी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी पार्टी, इनकी मां, इनके बेटे, इनके पीएम बनने का सफर। फिर क्या है, बीएनपी गठबंधन ने 299 में से 212 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं जमात इस्लामी गठबंधन को 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यह अपोजिशन की पार्टी बन गई। तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी की 20 वर्ष बाद सत्ता में वापसी होगी। उनकी पार्टी ने बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। अब तक 297 सीट के नतीजे घोषित हो चुके थे। 2 सीट के परिणाम आना शेष है। तारिक रहमान ने 13वें संसदीय चुनाव में ढाका 17 और बोगरा 6 दोनों संसदीय सीटों से बड़े अंतर जीत मतलब दर्ज की। जैसे हमारे यहाँ जब शुरू में मोदी जी पीएम बने थे तो उन्होंने एक सीट मतलब गुजरात की और एक काशी 2 को मतलब चुना था। वैसे कोई एक ही सीट से रहेंगे वो ना। तो ढाका 17 और बोगरा 6 से। फिर लिखा है 35 वर्ष बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। बांग्लादेश में 35 वर्ष बाद कोई पुरुष पीएम बनेगा। इससे पहले 1988 में काजी जफर अहमद पीएम बने थे। इसके बाद पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया ही उसी पर काबिज रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया। देश की सरकार अब यहीं से चलेगी, दिल्ली में ही जगह है ये। इस अवसर पर पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। इस पर नई इमारत सेवा तीर्थ का नाम अंकित है। साउथ ब्लॉक को अलविदा कह दिया गया भाई। ठीक है,
सेवा तीर्थ बनने के बाद अब साउथ ब्लॉक इतिहास बन जाएगा। साउथ ब्लॉक में पहली कैबिनेट बैठक पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1947 को हुई थी। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को खाली कर उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए मतलब जो है संग्रहालय में बदलने की योजना है। नॉर्थ ब्लॉक में युगे युगीन संग्रहालय के लिए काम शुरू भी कर दिया है। युगे युगीन संग्रहालय होगा ये। सेवा तीर्थ परिसर में कुल 3 जो है मतलब इमारतें बनेंगी। सेवा तीर्थ 1 में पीएम कार्यालय, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ 3 में एनएसए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय होगा। यानी एनएसए भी वो सब एक पास बैठेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य अहम मंत्रालय के दफ्तर होंगे। मेट्रो स्टेशन का नाम बदला है। सरकार ने उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेवा तीर्थ भवन कर दिया। खैर ये दिल्ली का मैटर है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या लिखा है? कट्टरपंथी सेल्फ डिटरमिनेशन मूवमेंट के नेता अल्बिन कुर्ती को स्वयं घोषित कोसोवो की संसद ने मार्च 2021 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। ध्यान रखेंगे, कोसोवो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुर्ती के नेतृत्व वाले स्व निर्धारण आंदोलन ने 28 दिसंबर को कोसोवो में हुए अचानक संसदीय चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। संसदीय चुनाव के बाद 11 फरवरी को एलवीवी केल्बरेना हाकिसु को अध्यक्ष चुना गया था। चलिए ध्यान रखें, कोसोवो के नए पीएम। प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये ब्रिटिश काल के सचिवालय भवन में आखिरी बैठक होगी। सभी सरकारी विभाग 1921 से सत्ता का केंद्र रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को खाली कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन भी करेंगे। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, कैबिनेट ये सब रहेंगे। ये सब सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए युगे युगीन के आगे बढ़ जाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ कुछ बातें हम खास बताएंगे आपको, ध्यान समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है ये? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद कितने हैं? 6। ये सब एग्जाम में आपके आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को। 6 छंद पहले गाए जाएंगे। यानी पहले क्या गाया जाएगा? राष्ट्रगीत। फिर क्या गाया जाएगा? राष्ट्रगान। किन किन अवसरों पर? आदेश में मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किया है, जिसके तहत राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराए जाने और राज्यपालों की भाषण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद कुल अवधि, देखिए बहुत बढ़िया नियम बना दिया ना इसको, गाने कुल अवधि कितनी? 3 मिनट 10 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब कितना हो गया? 180 मिनट। 10 और जोड़ दीजिए, 190 सेकेंड में आपको ये काम करना है। ठीक है, तो राष्ट्रगान जो है वो ऑलरेडी 52 जो है तो सेकेंड का है, तो ये 190 सेकेंड का है, क्योंकि 6 छंद हैं। राष्ट्रगीत कहीं ना कहीं सब लोगों ने गाया होगा, और गृह मंत्रालय ने स्कूल कॉलेज में भी राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया। बढ़िया है, होना भी चाहिए। ये आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आदेश में कहा गया कि जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाएं तो राष्ट्रगीत पहले गाया बजाया जाएगा। ठीक है, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां राष्ट्रगीत गाया जाएगा वहां उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत जरूरी काम हुआ ना, ये सब होना चाहिए था, लेट हो गया, सबको करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर आता है पॉइंट, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की पहली बैठक में आगामी बैठकों की रूपरेखा तय की गई। बैठक 9 से 10 फरवरी को दिल्ली में हो गई है। भारत की अध्यक्षता इस बार कौन, मतलब जो ब्रिक्स है इसकी अध्यक्षता कौन इस बार कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना। तो बैठक की अध्यक्षता आर्थिक संबंध मामलों के सचिव भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला, ये नाम भूलना नहीं, दलेला जी को, ये शेरपा है इस बार। शेरपा मतलब जो बढ़ चढ़ के आगे जिम्मेदारियों को निभाता है, सब देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के शेरपा और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हो गए? गिन लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, मतलब 10 देश शामिल हो गए। बात समझ में ही नहीं आई? किसमें? ब्रिक्स में। बात क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ जाओ। इसके बाद क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार मेले और झूलों को विनियमित करने के लिए देश की पहली व्यापक नीति तैयार करेगी। एक्चुअली में कभी हादसा हो गया होगा, आप लोगों ने सुना होगा, और हमारे यहाँ जब कोई हादसा होता है तभी सरकार और अधिकारी सब एक्टिव। जैसे मान लीजिए आपके अगल बगल में कहीं नाला वाला खुद गया हो, भले नगर निगम ने खोद दिया हो, अब मालूम चला उस नाले में कोई भी आपके आस पड़ोस का व्यक्ति नाले में घुस गया, या मालूम चला कि कभी कभार आप भी उसमें घुस गए और नहीं निकल पाए, या आपकी जान चली गई, तो शासन प्रशासन सब तुरंत एक्टिव। जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज होता है तो सब एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो नाले में कूद काट के जैसे भी आपको निकाल पाए। ऐसे दिल्ली में एक हादसा हो गया, ऐसे कहीं भी कहीं गाजियाबाद दिल्ली का मैटर था, एक महिला ने झूठ बोल दिया, तो झूठ बोल दिया तो नाले में कहा कोई डूब गया, ये हो गया वो हो गया। बाद में सब अधिकारी एक्टिव हुए तो वो सब कूद फांद के नाले को साफ कर डाले। बाद में मालूम चला कि इस महिला ने फर्जी मैसेज किया था, कोई डूबा ही नहीं था। अब उस महिला के खिलाफ एफआईआर कर दी, महिला ढूंढी जा रही, महिला पता नहीं आज तक मिली नहीं मिली, कहाँ चली गई। तो ये सब हो सकता है भाई, हमारे यहाँ नगर निगम का अपना जलवा है, खोद तो देते हैं, बोलते हैं यहाँ खुदा है वहां खुदा है। ठीक है, जहां नहीं खुदा है कल नगर निगम वाले आके खोदेंगे। इसके बाद क्या है, ये फैसला फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला गिरने की घटना की कुछ दिनों बाद लिया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार पेंडुलम झूला एक तरफ झुक गया और जमीन पे कई लोग गिर गए। ठीक है, ये हादसा। चलिए भाई आइए अगला पॉइंट देखो, आर्थिक सर्वेक्षण। ये यूपी का पहली बार आया है, थोड़ा चर्चा है, मैंने बजट पढ़ाया था किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वहां मैंने डिस्कशन किया था। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदेश ने स्वच्छ एवं हरित प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में छलांग लगाई है। वर्ष 2017 में प्रदेश में जहां मात्र 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की थी, वहीं अब 2815 मेगावाट की हो चुकी है। सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रस्ताव है। इसमें 6,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर संयंत्रों से और 14,000 मेगावाट मतलब यूटिलिटी स्केल एंड सोलर पार्कों से। अयोध्या की तरह 16 नगर निगम और नोएडा सोलर सिटी बनाया जाएगा। देखिए यूपी का पहला सोलर सिटी अयोध्या ही है, और नगर निगम जो है लिखे 16, ये सही नहीं है, ये अपडेट कर लीजिए आप। देखो पेपर वाले भी न्यूज देते हैं भाई, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है। यूपी में जो नगर निगम है 16 नहीं भाई 17 कर लो। एक शाहजहांपुर भी तो बन गया है ना, तो शाहजहांपुर पे लोग भूल गए होंगे, नहीं लिखे होंगे। ठीक है, चित्रकूट भी प्रस्तावित है 18वां, देखिए कब बन जाए। चलो भाई इसको सही कर लो। फिर क्या है, यूपी 2025 में 156.18 करोड़ पर्यटकों के आगमन के साथ देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, इसको तो कम से कम इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए आप। यानी जो पर्यटन के मामले में यूपी नंबर 1 पे आ गया। 2024 की तुलना में ये 140.6% यानी 2.4 गुना ज्यादा वृद्धि है। इसमें पर्यटन नीति 2022 और प्रयागराज महाकुंभ के 66.33, ये कहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयागराज महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया। ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में मैंने देखा था, ये संख्या थोड़ी याद कर लेना आप। तो पूछा गया था, ये पता नहीं आरओ के मेंस में, शायद आरओ मेंस में ही क्वेश्चन ये था कि कितने जो है लोगों ने महाकुंभ मेले में स्नान किया था, या कितने लोग शामिल हुए थे। ये डेटा याद रखना ना भैया, पता नहीं। देखिए यही वजह मैं आपको पढ़ाते वक्त बहुत सावधानी बरता हूं, पता नहीं कब कौन क्वेश्चन कहां से फसाद बन के आपके ऊपर कूद के बैठ जाए। इसके अलावा प्रदेश में 12 थीमेटिक सेक्टर और 12 पर्यटन सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं। इको टूरिज्म की 49 परियोजनाएं, होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन। अब तो लोग अपने घरों में भी होम स्टे बना रहे हैं, 4-5 कमरे घर में आपके मान लो खाली है तो बेड बढ़िया डाल दो, और बढ़िया जो लोग टूर ट्रेवल वाले आएंगे वो आपके घर में रहेंगे, बस आपको ब्रेकफास्ट वास्ट रहेगा देना, किराया भाड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं फ्री नहीं है। चलिए भाई इसके आगे देखो, केरल के कन्नूर जिले का, ये भी अच्छा पॉइंट है। केरल के कन्नूर जिले के मांगड़ की रहने वाली 24 वर्षीय तान्या नाथन पहली दृष्टिबाधित जज बनने जा रही है। उन्होंने केरल की सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद सेना के पूर्व जनरल एमएम नरवणे, ये आर्मी हेड रह चुके हैं। कुछ इनकी पुस्तक को लेके आपने देखा होगा, राहुल गांधी संसद में सवाल जवाब उठाए थे, इसीलिए इनकी बुक चर्चा में। हालांकि इनकी बुक मार्केट में आई नहीं है,
पता नहीं कैसे उनको पीडीएफ वगैरह कुछ मिल गया होगा डेटा। लिखा है एमएम नरवणे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अप्रकाशित पुस्तक, प्रकाशित है ही नहीं, अप्रकाशित इतना बवाल हो गया। कथित पीडीएफ सोशल मीडिया पर लीक होने का मामला सामने आया है। पुस्तक का नाम है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, कि प्री प्रिंट पीडीएफ सोशल मीडिया पर वायरल करना अपराध है। अब अपराध हो गया, और लेकिन उसमें मौका मिल गया कि चीन ने भारत की कई फुट जमीन को कब्जा कर लिया। यही पॉइंट उठा था पार्लियामेंट में। चलो, राहुल गांधी जो एलओपी हैं। अब वित्तीय वर्ष 2016-17 में यूपी की अर्थव्यवस्था 13.30 लाख करोड़ रुपए की थी, जो दोगुना से अधिक बढ़कर 2024-25 में 30.2 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। जीडीपी है 2025-26 में ये 36 लाख करोड़ के आर पार पहुंच जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है कि जीडीपी को 2029 तक $1 ट्रिलियन करना है तो बहुत पेचीदा काम। देखो हो जाए तो ठीक है, अभी तो ये आधे नहीं पहुंचे हैं। वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास ने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान भी बढ़ा है। 16-17 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 8.6% था, जो 24-25 में बढ़कर 9.1% पहुंच गया। यानी देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान नंबर 2 पे आता, नंबर 1 में महाराष्ट्र का आता है। इसी वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय होगी 1.20 लाख। सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री यूपी के, इन्होंने कहा 16-17 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए थी, जो 8 वर्षों में दोगुनी होकर 2024-25 में इतनी आय हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, सोच लीजिए, 1,09,840 रुपए। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। यूपी के शहरी क्षेत्र में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वर्ष 2011 में शहरी इलाका 22.3% था, 2026 में बढ़कर 27.6% हो गया। 2031 में 29.5% और 46 में 35.8% पहुंचने का अनुमान है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे यूपी का कहता है। चलो भाई, इतना बहुत है उसमें। अब ये पढ़ लो, कुछ लोग उसी में गुस्सा आ जाएंगे। भारतीय सेना ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। सेना की एडवेंचर विंग के 49 सदस्यीय दल ने 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया। अब तक ये एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा अभियान था। दल का नेतृत्व करने वाले हल्द्वानी के नैनी बिहार निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी ने बताया कि सेना के इस दल को 22 जनवरी 2026 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बड़े पर्वतारोहण दल का मान्यता दी गई। ये ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्री और लेखक आंद्रे बेतेई का 3 फरवरी को दिल्ली में निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के फ्रांसीसी इनके पिता थे। एक भारतीय मां के घर जन्मे बेतेई कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए के बाद दिल्ली आ गए। बेतेई के प्रमुख कार्यों में कास्ट, क्लास एंड पावर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी एंड अदर एसेस शामिल हैं। उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनकी योगदान के 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इन व्यक्ति को पद्म भूषण किस वर्ष में दिया गया था ना, ये बात क्लियर है। चलो आगे देखो पॉइंट। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी नगमा मोहम्मद मलिक को मार्शल आइलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी वो जापान में भारतीय राजदूत है। भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 8% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? वी नारायणन। ध्यान रखेंगे, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? वी नारायणन ने कहा गगनयान कार्यक्रम के तहत 3 मानव रहित मिशन है प्रस्तावित। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि गगनयान कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2027 रखा गया है, जबकि मानव चंद्रमा चंद्रयान 4 चंद्रयान 5 मिशन 2028 तक पूरे किए जाने की योजना है। चंद्रयान 1, 2, 3 हो चुके हैं। 2 तो कामयाब नहीं हुआ, 1, 3 कामयाब हो गया। चलो अब चौथा 5वें की बारी है, इंतजार करिए 2028 का। अब किसी कंपनी को स्टार्टअप की मान्यता पाने के लिए उसकी सालाना कमाई देख लीजिए, चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर चेंजेस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब किसी कंपनी को स्टार्टअप की मान्यता पाने के लिए उसकी सालाना कमाई टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। डीप टेक कंपनियों की वार्षिक टर्नओवर सीमा 300 करोड़ रुपए तक की गई है। अभी समझाएंगे डीप टेक कंपनी क्या होती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा कंपनियों को स्टार्टअप का फायदा मिल सके। आइए
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन डीआईपीपी विभाग के मुताबिक देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार बदल रहा है और कई कंपनियों को अपने कारोबार के अलग दौर में सरकार की मदद की जरूरत होती है। इसी वजह से नियम बदले गए ताकि स्टार्टअप लंबे समय तक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। नई व्यवस्था में सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप के लिए अलग श्रेणी बनाई है। डीप टेक स्टार्टअप वे होते हैं जो नई तकनीकी, वैज्ञानिक खोज, इंजीनियरिंग और रिसर्च पर आधारित नवाचार करते हैं। उन्हीं को डीप टेक स्टार्टअप कहते हैं। बात समझ में नहीं है? देखो मैंने कहा था आगे बोलेंगे। ऐसे स्टार्टअप को अब 10 साल की जगह 20 साल तक मान्यता मिलेगी। इनके लिए टर्नओवर की सीमा 300 करोड़ रुपए कर दी गई। नॉर्मल के लिए 200 करोड़ कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आओ मिलो, खेल का पॉइंट है ये। भारतीय अंडर 19 टीम, मतलब क्रिकेट अंडर 19 टीम में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया इंडिया ने। छठी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने छठी बार जीता अंडर 19 विश्व कप। दबदबा ऐसा कि 16 में से 10 बार फाइनल में पहुंची इंडिया टीम। ये जिसको बोलते हैं दबदबा है दबदबा है इनका, नहीं इंडिया टीम का। कब कब? 2000, 2008, 12, 18, 22, 26। हम बताओ 6 बार जीत चुके हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जीतने वाले में हम ही लोग हैं। इस बार इंग्लैंड को हरा दिया गया। शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने वाली भारतीय शिक्षिका व सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी को ग्लोबल शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दिया गया। नागी ने गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई केंद्र बनाए थे। झुग्गियों को दीवारों पर गणित, विज्ञान, इतिहास बहुत संघर्ष किया तो जाके इनको पुरस्कार, ये अवार्ड मिला। चलो, ओडिशा के मलकानगिरी में 21 लाख रुपए के नाई माओवादी, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक पूर्णतः समाप्त करना है। ये सुखराम मरकाम ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मलकानगिरी जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। उड़ीसा का ये जिला है जहां पर नक्सलाइट बेल्ट सुन। सुखराम क्षेत्र में माओवादी संगठन का अंतिम सक्रिय सदस्य बताया गया। चलो ये अच्छा हुआ, सरेंडर हो गया ये। वैसे 31 मार्च 2026 डेडलाइन है अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर सोलर फार्म समुद्र में तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट शुरू किया है। 1.2 बिलियन डॉलर की लागत से बना ये प्लांट डोंगइंग शहर से 8 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। ये समुद्र की लहरों और तेज हवाओं को आसानी से झेल सकता है। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो गीगावाट के स्तर पर बिजली पैदा करेगा। चीन का सबसे बड़ा दुनिया का, ये सबसे बड़े दुनिया वाले जो काम है ये चाइना भाई साहब बहुत करते हैं। चीन के बाद फिर अमेरिका और इंडिया करते हैं। भारत अमेरिका के संबंधों में बेहतरी के बीच दोनों देश एक बड़े युद्धक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से जल्द 6 P-8I पनडुब्बी रोधी निगरानी विमानों की खरीद की जा सकती है। ये पूछा जाता है P-8I का संबंध किस देश से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 सेवानिवृत्त जजों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। नई व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कॉलेजियम ने यह भी अहम कदम उठाया कि नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत की जाएंगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जिनका हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब तक बहुत ही कम मामलों में इस मत प्राविधान का ना प्रयोग किया गया है। इनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाएगी। इस संविधि प्रावधान के अनुसार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सेवानिवृत्त जजों को पुनः न्यायिक कार्य के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। स्लोवाकिया के कार्पेथियन पहाड़ों में बसे वोल्कोलिनेक गांव के लोग अब यूनेस्को से छुटकारा चाहते हैं। ये बेचारे ऊब गए, तंग आ गए, परेशान हो गए। इस मतलब बेचारे पिंजड़े में कैद हो गए। हर दिन कोई ना कोई पर्यटक घुसा जा रहा है। इनका गांव कहाँ रहा, पूरा बन गया पिंजड़ा खाना। तो ये लोग चाह रहे हैं, स्लोवाकिया के लोग, उनका जो गांव है वोल्कोलिनेक गांव, ये चाह रहे हैं कि यूनेस्को से हमारा दर्जा हट जाए। साल 1993 में यूनेस्को ने इस गांव को विश्व मंदिर धरोहर का दर्जा दिया था, लेकिन अब यहाँ रहने वाले लोग इस सम्मान से तंग आ चुके हैं और इसे रद्द करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। ये गांव अपनी खूबसूरती, सदियों पुरानी लकड़ी के घरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और सख्त नियम से गांव की आबादी लगातार घटती जा रही है, लेकिन यहाँ हर साल 1 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं खाली गांव देखने के लिए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह अब जीवित समुदाय नहीं बल्कि एक म्यूजियम या चिड़ियाघर बनकर रह गए। बताइए, इतना ज्यादा लोग चले गए देखने के, 1 लाख लोग, तो आदमी जिंदा कहाँ बचेगा। वो कह रहे हैं भैया आप यूनेस्को से मुक्ति दो, हमको गांव का दर्जा हटाओ। कुछ दिन के बाद लोग आ के देख देख के हमको छेड़ के हम ही नहीं बचेंगे। ठीक, चलो भाई। अब पर्यटक भीड़ उनके घरों की खिड़कियों से बताओ झांकती है, बगीचों में घुस जाती है और उनकी मतलब प्राइवेसी खत्म हो रही है।
ये हाल, ज्यादा पर्यटक घर में घुस जाएंगे तो घर आपका कहाँ रहेगा, घर पर्यटकों का ही हो जाएगा ना। चलो, ये है बीते साल स्पेन में रिकॉर्ड पर्यटक घूमने पहुंचे, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चा आते हैं ना। बीते साल स्पेन में रिकॉर्ड पर्यटक घूमने पहुंचे, ये संख्या 9.68 करोड़ थी जो साल 2024 के मुकाबले 3.2% ज्यादा है। इससे इस देश को लाभ भी हुआ है। स्पेन में रिकॉर्ड है। स्पेन में पर्यटन देश के सकल घरेलू उत्पाद का 12.6% है। यूएन के वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर पर यह देश ब्रिटेन फ्रांस के बाद पर्यटन सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने देशों सूची में तीसरे स्थान पर आता है। जनवरी और दिसंबर के बीच पर्यटकों में होने वाली आय 134.7 अरब यूरो तक पहुंच गई, जो 24 में 6 ज्यादा है। भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास खंजर, ये पूछा जाता कई बार कि खंजर अभ्यास किन दो देशों बीच का मामला है, तो भारत और किर्गिस्तान। असम में शुरू होगा। ये अभ्यास 17 फरवरी तक चलेगा और शहरी क्षेत्रों में युद्ध और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। ये दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण है जिसकी शुरुआत 2011 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हुई थी। सेना ने कहा कि असम के मिसामारी में होने वाला ये संयुक्त अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच स्थायी सैन्य साझेदारी को बढ़ावा देगा। चलो भाई, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर केंद्र से वीबीजी रामजी कानून को तुरंत रद्द करने और मनरेगा को बहाल करने की मांग की। कर्नाटक में एक्चुअली में जो सरकार है वो भाजपा थोड़ी, वो तो सरकार कांग्रेस की है। तभी कह रहा वीबी राम जी को नहीं लागू होने देंगे, हम मनरेगा चलाएंगे, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि नया कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है और इसे हम लागू नहीं होने देंगे। बस ठीक है। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित होने वाली बसें कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड से पर शुरू की जाएंगी। ये कदम विमान क्षेत्र में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित होने वाली जो बसें हैं वो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो। इसके लिए 1 फरवरी को केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन और CIAL के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। अब इसमें इतना ठीक है। चलो, मणिपुर में ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए, इसके हमें पूरे पूरे चांस हैं आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, चलिए। मणिपुर एक राज्य था जहां सीएम नहीं थे, बाकी हर राज्य में सीएम थे। यहां लगा हुआ था प्रेसिडेंट रूल जो हट गया और वहां नए सीएम आपको मिल गए। आइए समझते हैं पूरी बात। मणिपुर में आगामी 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म होने वाला था। इससे पहले ही एनडीए में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई थी। इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक में युमनाम खेमचंद को विधायक दल का नेता चुना गया। इसी के साथ युमनाम खेमचंद के मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने रास्ता साफ हो गया। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर की सिंह जामे विधानसभा, ये कब करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे किस विधानसभा सीट से ना, ध्यान रखिए। 2 बार के विधायक हैं वो। मणिपुर मतलब विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। 2022 में युमनाम खेमचंद को बीरेन्द्र सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। युमनाम सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं। वहां एक्चुअली में क्या था, कुकी और मैती दोनों समुदाय लड़ भिड़ गए और बड़ा हंगामा हो गया मणिपुर। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को पहली बार 6 महीने के राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था, जिसे अगले 2025 में बढ़ाया गया। अगर अब भी सरकार गठन नहीं हो पाता तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार को संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के दोनों सदनों में वैधानिक प्रस्ताव लाना पड़ता। राज्य के बहुसंख्यक मैती समुदाय आने वाले भाजपा विधायक वाई खेमचंद सिंह 62 को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिंह के साथ कुकी समुदाय की भाजपा विधायक नेमचा की परगन और नागा समुदाय से आने वाली नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल डिको को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बढ़िया भाजपा की पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं 1-2 स्टेपनी सटे कर देते हैं, इधर भी और उधर भी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दुनिया के प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार 68वें ग्रैमी अवार्ड समारोह में दलाई लामा ने ऑडियो बुक, कथावाचन और किस्सा गोई स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। भड़क गया है वो चीन। इस पर चीन ने आपत्ति जताई है। वो आध्यात्मिक नेता द्वारा इस सम्मान का उपयोग चीन विरोधी गतिविधियों के लिए करने का विरोध करता है। ये दलाई लामा को ना अमेरिका को दे ना हम खुद दें, जो दे बस यही सब दें। ठीक है, चलिए। तो ये अवार्ड किसको मिला है? मतलब बुद्धिस्ट है लीडर दलाई लामा। ह्यूस्टन एजेंसी भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भूविज्ञान में 2026 का मतलब क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है।
भूविज्ञान का नोबेल कहे जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत रामनाथन को सुपर प्रदूषकों और वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड्स पर दशकों तक किए गए उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया, जिसने वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की समझ को नई दिशा दी है। क्रैफोर्ड पुरस्कार के तहत उन्हें लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि और एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा। पुरस्कार मई 2026 में स्टॉकहोम में क्रैफोर्ड बेस में दिया जाएगा। दुनिया नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज स्पेन ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन की ट्रॉफी जीत ली है। स्पेनिश स्टार ने एक बार फिर नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम का इंतजार बढ़ा दिया। उन्होंने फाइनल में एक सेट से पिछड़ने के बाद 10 बार के चैंपियन जोकोविच को हरा दिया। ठीक है, चलिए इसके साथ ही अल्काराज कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद शहर में खोला जाएगा। इस शहर को ग्लास सिटी के नाम से जाना जाता है, सुभाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के दिवंगत अध्यक्ष अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। मतलब महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम का नाम है सुनेत्रा पवार, जो अजित पवार की पत्नी है। आचार्य देवव्रत वहां के राज्यपाल हैं, इनको शपथ दिलाई। अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के रियासी स्थित माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा में देवी संग्रहालय बनाया जाएगा। यहाँ देश के प्रमुख शक्तिपीठों और देवातीर्थों की प्रतिकृतियां, तस्वीरें और इसमें जुड़ी चीजें रखी जाएंगी। ये पहला संग्रहालय होगा जो देवियों को समर्पित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। विश्व वेटलैंड दिवस 25, बस आप फरवरी की न्यूज के एंड के करीब में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला ना। 2 फरवरी को इसमें ललितपुर के देवगढ़ स्थित महावीर स्वामी पक्षी विहार में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाएगा। ध्यान रखना है सब बातों को, इंपॉर्टेंट है ये सब। उन्होंने कहा कि विश्व वेटलैंड दिवस पर आयोजित का विषय आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव रखा गया। थीम है उसका इस बार का। देवगढ़ ललितपुर में प्रत्येक वर्ष हिंदू जैन बौद्ध धर्म के श्रद्धालु एकत्र होकर आध्यात्मिक विषयों, प्रकृति संरक्षण व मानव संपूर्ण विकास पर विचार विमर्श करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर महावीर स्वामी पक्षी विहार का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 12.42 लाख हेक्टेयर अर्थात भौगोलिक क्षेत्र का 5.16% वेटलैंडों से आच्छादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के एटा स्थित पटना पक्षी विहार और मतलब गुजरात के कच्छ स्थित छारी ढांड को रामसर साइट घोषित किए जाने पर बधाई दी है। अब आपको बताना है कि रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई और यूपी संख्या कितनी हो गई। यूपी से तो अभी तक कितने थे, 10 थे, अब एक बढ़ा तो 11 हो गए। अभी बता रहा है कितने रामसर वेटलैंड है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी स्थापना का 50वां दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सशस्त्र बल है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करो की मतलब सुरक्षा व खोज का बचाव कार्य करता है। 18 अगस्त 1978 को स्थापित ये वयम रक्षा, हम रक्षा करते हैं, आदर्श विभाग के साथ तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और दुनिया का 4था सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले बजट में जारी की गई पीएम धन धान्य योजना प्रदेश के 12 जिलों में चल रही। इन जिलों में उत्पादकता में बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना में कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल करने की घोषणा की। इसमें प्रदेश के सोनभद्र, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, बांदा सहित 12 जिले शामिल हैं। इस योजना के जरिए गुणवत्तापूर्वक बीज मतलब उपलब्ध कराना, सिंचाई व्यवस्था, फसल विविधीकरण आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरी फरवरी का करंट अफेयर एक साथ आपको मिल गया। ठीक है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तकरीबन 1 घंटे के आसपास जाता है। अब आप लोग कमेंट करना, पढ़ना। देखिए थोड़ा डीप में पढ़ने की आप लोग हैबिट डालो। जैसे हम लोग बहुत बातें इस न्यूज के सहारे जीवित नहीं, इतना समय पढ़ाते हो गया है, बहुत कुछ पता है बच्चा, बट अब बताने मन तभी करता है जब बच्चे भी इंटरेस्ट लें। अनावश्यक ज्ञान देने क्या फायदा है, निःशुल्क सेवा देने को मतलब नहीं। फिर भी चलिए, आज का जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अब मैंने फिर कुछ मुहिम शुरू की है तो फिर थोड़ा बहुत प्रयास करते रहेंगे। कुछ लाइव क्लास यूपीएसआई को फोकस करते हुए हम दे देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।